हेलो नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का एक बार पुनः एग्री नॉलेज क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज के सेशन के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट का जो सेकंड जो अपना वर्गीकरण का प्रकार था उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं और उसका नाम है अपना ओलिगोसेकेराइड। तो स्टार्ट करते हैं साथियों ओलिगोसेकेराइड के बारे में। तो हेडिंग डालना साथियों ओलिगोसेकेराइड। ये ओलिगोसेकेराइड इंपॉर्टेंट है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो सबसे पहले यहाँ पर हम चर्चा करते हैं साथियों, आखिरकार ये ओलिगोसेकेराइड होता क्या है। आखिरकार ये ओलिगोसेकेराइड होता क्या है। तो ओलिगोसेकेराइड के बारे में जनरल जो भी दो पांच बातें थी वो हमने फर्स्ट सेशन के अंदर देखा था, जिसके अंदर हमने देखा था कि ओलिगोसेकेराइड जो होता है अपने, ये जो ओलिगोसेकेराइड जो होता है साथियों, इसका यदि हम जल अपघटन करवाते हैं, जब हम इसका जल अपघटन कराते हैं साथियों, जब हम ओलिगोसेकेराइड का क्या कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं, तब हमें लगभग 1 से लेकर 9 तक मोनोसेकेराइड की इकाइयां मिलती है। मोनोसेकेराइड की इकाइयां मिलती है, ये इसकी परिभाषा होती है। ठीक है ना, तो ये परिभाषा याद रखिएगा। ठीक है ना, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन होने पर 1 से लेकर 9 तक की मोनोसेकेराइड की इकाइयां मिलती हैं, उन्हें हम ओलिगोसेकेराइड के नाम से जानता है। ये परिभाषा आपको ध्यान रखनी। ठीक है, नेक्स्ट वन यदि मैं बात करूं साथियों, अगला पॉइंट, तो वो क्या हो जाएगा इसके अंदर, अगला पॉइंट हो जाएगा ओलिगोसेकेराइड जो होते हैं ये किस बंध के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। ओलिगोसेकेराइड आपस में किस बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। तो ये जुड़े रहते हैं साथियों ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा ये जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट वन हम बात करें ओलिगोसेकेराइड के अंदर, तो ध्यान रखना ये जो होते हैं सारे ओलिगोसेकेराइड, सारे ओलिगोसेकेराइड किसके उदाहरण साथियों, सारे ओलिगोसेकेराइड, सारे ओलिगोसेकेराइड अपने एग्जाम्पल हैं किसके, रिड्यूसिंग शुगर के। किसके एग्जाम्पल है ये, रिड्यूसिंग शुगर के उदाहरण है। लेकिन इसके अंदर अपने को एक अपवाद याद रखना है और वो मैंने आपको लिखाया भी था। अपवाद, अपवाद क्या हो जाएगा इसका, तो इसका जो अपवाद हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा अपने पास में यहाँ पर सुक्रोज। क्या हो जाएगा साथियों, सुक्रोज जो होता है इसका अपवाद होता है, जो आपको ध्यान रखना। ठीक है ना, सुक्रोज जो होता है इसका ये अपवाद होता है। तो ये नॉर्मल इसका इंट्रोडक्शन है जो अपने को पता होना चाहिए। ठीक है ना, ये हालांकि इन सभी के बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी, लेकिन टॉपिक अपना आया है तो इसके बारे में हमने वो वापस एक तरह से रिवीजन हो गया। अब इसका जो हम देखते हैं वर्गीकरण। ठीक है ना, इसका हम देखते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण की यहाँ पर हम सबसे पहले बात करें साथियों, तो इसका वर्गीकरण का आधार क्या है। जिस तरह से हमने मोनोसेकेराइड के अंदर देखा था, मोनोसेकेराइड का जो क्लासिफिकेशन किया गया था साथियों अपने कार्बन की संख्या के आधार पर किया गया था, उसी प्रकार जो अपने पास में ओलिगोसेकेराइड है इसका वर्गीकरण किया गया है साथियों सेकेराइड की संख्या के आधार पर। किसकी, सेकेराइड की संख्या के आधार पर इसका जो वर्गीकरण किया गया है साथियों किसके आधार पर किया गया है, सेकेराइड की संख्या के आधार पर किया गया है। यानी कि फॉर्मेट वही रहेगा जिस प्रकार से हमने मोनोसेकेराइड के अंदर 3 जहां कहीं पे भी लिखा था उसको हमने ट्राई नाम दिया था, 2 लिखा था उसको हमने डाई कहा था, 1 लिखा हुआ था उसको हमने मोनो कहा था। तो सेम वही लिखना है अपने को, 2 है तो उसके आगे डाई यानी कि डाई सेकेराइड, 3 है तो ट्राई सेकेराइड, 4 है तो टेट्रासेकेराइड, 5 है तो पेंटासेकेराइड, 6 है तो हेक्सासेकेराइड। इस तरह से ये सीक्वेंस आगे से आगे चलता रहेगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एक टेबल। ठीक है ना, टेबल ले रहा हूँ, आप भी इस तरह की एक टेबल बना लेना साथियों। ठीक है ना, एक टेबल बना लेना और इस टेबल के अपने को कितने हिस्से करने हैं साथियों, तो इस टेबल के अपने को 4 हिस्से करने हैं। कितने हिस्से करने हैं साथियों, 4 हिस्से करने हैं इसके। इस टेबल के 4 हिस्से कर लेना, ये हो गए अपने 4 हिस्से। ठीक है ना, ये हो गए अपने 4 हिस्से। अब यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर स्टार्टिंग में कौन सा आएगा अपने, तो स्टार्टिंग में आएगा यहां पर अपने 2 सेकेराइड वाला, यानी कि उसका नाम क्या हो जाएगा साथियों, डाई सेकेराइड। क्या हो जाएगा साथियों, डाई सेकेराइड, ये ध्यान रखिएगा, डाई सेकेराइड। अब इनका फॉर्मूला क्या होता है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा आ जाएगा यहाँ पर अपने ट्राई सेकेराइड।
ट्राई सेकेराइड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ट्राई सेकेराइड, ठीक है। नंबर थर्ड की यहां पर हम बात करें साथियों, तो नंबर थर्ड पर आ जाएगा अपने यहां पर डाई होगा, ट्राई हो गया, टेट्रा सेकेराइड। कौन सा सेकेराइड साथियों? टेट्रा सेकेराइड, ठीक है। इसी प्रकार यहां पर नंबर फोर्थ की यहां पर बात करें, नंबर फोर्थ पर आ जाएगा अपने पेंटासेकेराइड। कौन सा सेकेराइड साथियों? पेंटासेकेराइड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इनके अंदर हम देखते हैं कि इनका यदि हम जल अपघटन कराते हैं तो हमें मोनोसेकेराइड की कितनी इकाइयां प्राप्त होती है। जैसा कि हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में देखा था साथियों, इनका यदि हम जल अपघटन कराते हैं तो हमें 1 से लेकर 9 तक मोनोसेकेराइड की इकाइयां प्राप्त होती है। 1 से लेकर 9 तक की मोनोसेकेराइड की इकाइयां प्राप्त होती है, ठीक है ना। और उनमें से हमें यानी कि 1 से 9 तक प्राप्त होगी, तो हमें कहाँ तक पढ़ना है? 5 तक पढ़ना है। क्यों 5 तक पढ़ना है, आगे क्यों नहीं पढ़ना है? तो एनसीईआरटी की यदि मैं बात करूं साथियों, तो एनसीईआरटी में 5 तक ही दे रखा और वही एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, ये थोड़ा याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइसेकेराइड की। तो डाइसेकेराइड के अंदर ध्यान रखिएगा, इसका जो फॉर्मूला होता है डाइसेकेराइड का, वो होता है, या फिर सबसे पहले हम बात करते हैं इनका यदि जल अपघटन होता है तो इसके अंदर ध्यान रखना 2 मोनोसेकेराइड की इकाइयां मिलेगी इसके अंदर, ठीक है ना, 2 मोनोसेकेराइड की इकाइयां मिलेगी। थर्ड वन हम बात करते हैं यहाँ पर ट्राइसेकेराइड के अंदर 3 मोनोसेकेराइड की इकाइयां मिलेगी। अब वो कौन कौन सी मिलेगी अभी हम देखने वाला है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही जल अपघटन होगा 2 मोनोसेकेराइड की इकाइयां मिलेगी, ट्राइसेकेराइड में 3 मिलेगी, टेट्रासेकेराइड के अंदर 4 मोनोसेकेराइड की इकाइयां मिलेगी, ठीक है ना, कितनी? 4। पेंटासेकेराइड के अंदर कितनी मिलेगी साथियों? 5 मोनोसेकेराइड की इकाइयां मिलेगी। कितनी मिलेगी साथियों? 5 मोनोसेकेराइड की इकाइयां मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं डाइसेकेराइड, सबसे इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर आपको 5 स्टार लगाना, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब इसके अंदर हम चर्चा करते हैं साथियों, अब इसके अंदर हम देखते हैं इसका फॉर्मूला, डाइसेकेराइड का सूत्र क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है और यही इसी का हमें सूत्र याद रखना है। इसका सूत्र होता है साथियों C12H22O11। इसका फॉर्मूला क्या होता है साथियों? C12H22O11, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब हम इसके उदाहरण की बात करते हैं, अब हम इसके उदाहरण की बात करते हैं साथियों। सबसे पहले हम इसके उदाहरण की देखें तो डाइसेकेराइड के हमें 3 उदाहरण ध्यान रखना मुख्य रूप से। कितने? 3। कौन कौन से? एक तो हो जाएगा साथियों सुक्रोज, ठीक है, दूसरा हो जाएगा माल्टोज, दूसरा हो जाएगा साथियों माल्टोज, तीसरा हो जाएगा अपने यहां पर लैक्टोज। क्या हो जाएगा साथियों? लैक्टोज, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। और ये तीनों जब विखंडित होंगे यानी कि इनका यदि जल अपघटन होता है तो उस दौरान हमें 2 मोनोसेकेराइड की इकाई मिलेगी। कौन कौन सी मिलेगी हम अगले स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। ट्राइसेकेराइड की यहाँ पर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, इसका आपको केवल उदाहरण याद रखना है। क्या याद रखना है साथियों? उदाहरण याद रखना है। और इसका जो उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा अपना रेफिनोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? रेफिनोज हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके अंदर कितनी मोनोसेकेराइड की इकाइयां होगी? 3 होगी। कौन कौन सी होगी आगे देखेंगे, ठीक है। इसके लिए मैं उदाहरण की बात करूं साथियों तो इसका एक उदाहरण याद रखना है आपको और वो हो जाएगा स्टेकियोज। क्या हो जाएगा साथियों? स्टेकियोज, ठीक है ना। और ये जब टूटेगा तो 4 मोनोसेकेराइड की इकाइयां देगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 5 की बात करें यहाँ पर पेंटासेकेराइड की तो इसका उदाहरण हो जाएगा अपने रेफिनोज, स्टेकियोज और वर्बेसकोज। क्या हो जाएगा साथियों? वर्बेसकोज। क्या हो जाएगा साथियों? वर्बेसकोज। क्या हो जाएगा? वर्बेसकोज, इसका उदाहरण हो जाएगा, जो आपको ध्यान रखना, ठीक है। उदाहरण इंपॉर्टेंट है, ये अपने को पता होना चाहिए। तो इस तरह से अपने ओलिगोसेकेराइड जो होता है उसके यहाँ पर 4 जो वर्गीकरण होता है सेकेराइड की संख्या के आधार पर, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। पहला कौन सा होता है? डाइसेकेराइड। दूसरा कौन सा होता है? ट्राइसेकेराइड। तीसरा होता है टेट्रासेकेराइड और चौथा होता है अपने पेंटासेकेराइड, ये ध्यान रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण अपने लिए डाइसेकेराइड है। अब यहाँ पर हम अगली स्लाइड में जो चर्चा करने वाले हैं डाइसेकेराइड के उदाहरण के बारे में चर्चा करने वाला है। ध्यान रखिएगा इन तीनों का जो फॉर्मूला है, इन तीनों का फॉर्मूला यह ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। अब हम अगली स्लाइड में एक और बॉक्स बनाते हैं और उनके अंदर हम इन तीनों के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है ना। ये लिया हमने एक बॉक्स, ठीक है ना, ये लिया हमने एक बॉक्स। इसके हमको कितने हिस्से करने हैं साथियों? 3 हिस्से करने हैं। एक हिस्सा ये, दूसरा हिस्सा ये
थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि अपने आसानी से हो लिखने में। ये हो जाएगा इसका दूसरा हिस्सा, ठीक है। और ये आ जाएगा यहाँ पर अपने नाम, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब इसका हम नाम दे देते हैं। यहां पर हम चर्चा करेंगे साथियों किसकी, सुक्रोज की, किसकी, सुक्रोज की, ठीक है। यहां चर्चा करेंगे हम माल्टोज की, यहां चर्चा करेंगे हम माल्टोज की, ठीक है। और यहां पर हम चर्चा करेंगे साथियों लैक्टोज की, किसकी, लैक्टोज की, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर साथियों सुक्रोज के बारे में देखते हैं। तीनों का फॉर्मूला सेम है, C12H22O11, इन तीनों का एक कॉमन फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं ये अपने पास में जो सुक्रोज जो है, ये जो सुक्रोज है इसका क्या होगा साथियों, जल अपघटन होगा। क्या होगा साथियों, जल अपघटन। क्या होगा इसका साथियों, जल अपघटन होगा, ठीक है। अब जैसे ही इसका जल अपघटन होगा, जैसे ही इसका क्या होगा साथियों, जल अपघटन होगा, तो ये किस में टूटेगा, ध्यान से सुनना, किस में टूटेगा। तो जल अपघटन होने पर सुक्रोज जो होगा ये टूटेगा एक तो ग्लूकोज के अंदर, ठीक है, और एक टूटेगा ये फ्रक्टोज के अंदर। किस में टूटेगा साथियों, ग्लूकोज व फ्रक्टोज में टूटेगा। किस में टूटेगा साथियों, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटेगा। ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है कि सुक्रोज का ब्रेकडाउन किस में होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में होता है। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज की क्या कहानी होती है, ये हम पिछले स्लाइड के अंदर यानी कि मोनोसेकेराइड के अंदर हम अच्छे से समझ चुके हैं कि ग्लूकोज क्या होता है, फ्रक्टोज क्या होता है, क्या क्या बातें इनके अंदर ध्यान रखनी है, वो सारी बातें हम वहां पर देख चुके हैं, ठीक है ना। तो अब वो वापिस वो बातें हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। अपघटन हो गया। और ये जो अपघटन जो होता है वो किस एंजाइम की उपस्थिति में होता है, ये किस एंजाइम की उपस्थिति में होता है साथियों, तो ये होता है इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। किस एंजाइम की उपस्थिति में साथियों, इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है, ये ध्यान रखना। ये जल अपघटन इन्वर्टेज एंजाइम करता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमने ये डिस्कस किया। अब सेकंड पॉइंट की यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, सुक्रोज भाई साहब जो होते हैं इनको हम और किन किन नाम से जानते हैं, यही अपने लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसी पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। सुक्रोज को हम किस किस नाम से जानते हैं, तो सुक्रोज को ध्यान रखिए ना, आपने कभी गन्ना खाया है तो वो जो मिठास जो आती है ना वो इसी सुक्रोज की वजह से आती है। ध्यान से सुनना, गन्ने के अंदर जो मिठास जो होती है वो इसी सुक्रोज की वजह से आती है। अब गन्ना में कौन सी शुगर उपस्थित है, सुक्रोज, इसीलिए इसको हम किस नाम से जानते हैं, गन्ने की शर्करा, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं गन्ने की शुगर, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं साथियों गन्ने की शुगर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके और यदि हम नामकरण की बात करें तो कभी आपकी जो भी मित्र मंडली हैं वो कभी ना कभी घूमने गए होंगे, तो टेबल पर आपने बैठकर चाय पी होगी या किसी थड़ी पर बैठकर चाय पी होगी और वहां पर गप्पे लड़ाए होंगे। तो उस दौरान आपने उस चाय की जो थड़ी है उसको बोला होगा चाय लेकर आना भाई साहब। तो वो जो चाय लेकर आते हैं और चाय के साथ में एक प्लेट में आपने बोला है भाई साहब एक प्लेट में थोड़ी सी चीनी लेकर आना, और वो चीनी कहां पर लाकर रखेंगे, टेबल के ऊपर रखेंगे। कहां पर रखेंगे, टेबल के ऊपर रखेंगे। इसीलिए इसी सुक्रोज को हम क्या बोलते हैं, टेबल शुगर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इसी को हम बोलते हैं साथियों टेबल शुगर के नाम से इसी को जानते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। इसी को क्या कहा जाता है, टेबल शुगर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और अक्सर आपने देखा होगा कि जब कभी भी हमारे घर के अंदर मेहमान आते हैं या फिर अपनी जो सुबह होती है या फिर हम दिन की बात करते हैं, थकान आती है, तो उस दौरान हम क्या करते हैं, चाय पीते हैं या फिर दूध पीते हैं। और हमारे भारत के लोगों की सबसे बड़ी खराबी यही है कि हम जब जब भी चाय पियेंगे, जब जब भी दूध पियेंगे, तो फीका दूध और फीकी चाय हमें कभी पसंद नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, उसमें फटाफट से किचन से शक्कर निकाली डिब्बे से और उसको फटाफट उसमें मिला के घोल कर पी गए उसके। तो रसोई के अंदर जो शुगर काम आती है वो कौन सी होती है, यही होती है। रसोई के अंदर जो शुगर काम आती है यही होती है, इसीलिए इसको हम किचन शुगर या फिर रसोई घर की शुगर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो इसी का नाम क्या हो जाएगा, रसोई रसोई घर की शुगर, रसोई घर की शुगर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। मैं बिल्कुल आपको सिस्टमेटिक ढंग से बता रहा हूं। और इसके अन्य नाम की हम बात करें साथियों तो अक्सर आपने देखा होगा, अब ये सभी के सभी यहां पर हम बात करें गन्ने की शुगर, ठीक ना, गन्ना हमने उसका जो रस था वो हमने पिया, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, हालांकि हम सभी गन्ने का रस का तो नहीं पी सकते, हम क्या करेंगे उसको हम क्या करेंगे उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, हम क्या करेंगे उसका ट्रांसपोर्ट करेंगे। वो ट्रांसपोर्ट होगा तभी वो
उस चाय की थड़ी पर पहुंचेगी। जब गन्ने का जो रस था उसको फैक्ट्री में हम पहुंचाएंगे तभी उस रस से अपने पास में शुगर पहुंचेगी और वही शुगर फिर ट्रांसपोर्ट होकर अपने घरों तक पहुंचेगी। यानी कि इसी शुगर को हम किस नाम से जानते हैं, इसी को हम कॉमर्शियल शुगर या फिर व्यवसायिक शुगर के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसी शुगर को हम क्या बोलते हैं साथियों, व्यवसायिक शुगर के नाम से जानते हैं, व्यवसायिक शुगर के नाम से जानते हैं। तो ये इतने सारे नाम होते हैं किसके, इस सुक्रोज के, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और इसके ऊपर कौन सा एंजाइम काम कर रहा है साथियों, इन्वर्टेज एंजाइम काम कर रहा है। कौन सा, इन्वर्टेज एंजाइम। इसीलिए इसी सुक्रोज को हम बोलते हैं इन्वर्ट शुगर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिख लेना, इसके जल अपघटन में कौन सा एंजाइम मदद करता है साथियों, इन्वर्टेज। इसीलिए इसको हम बोलते हैं साथियों इन्वर्ट शुगर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको साथियों, हम इन्वर्ट शुगर के नाम से जानते हैं। तो 5 नाम हो जाएंगे उपनाम किसके, सुक्रोज के। क्या क्या नाम हो जाएगा, एंजाइम काम करता है इसलिए इन्वर्ट शुगर के नाम से जानते हैं। गन्ने के रस के अंदर सबसे अधिक मात्रा में सुक्रोज मिलता है इसीलिए इसको गन्ने की शुगर या फिर केन शुगर के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, गन्ने को हम इंग्लिश में केन के नाम से जानते हैं तो इसको हम केन शुगर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये सब के सब मैंने हिंदी के अंदर नाम लिखे, इनका इंग्लिश नाम भी आप खुद से लिख लेना, ठीक है ना। केन शुगर हो गया, टेबल शुगर हो गया, रसोई घर को हम किचन के नाम से जानते हैं तो किचन शुगर भी कह सकते हैं। व्यावसायिक शुगर को हम, व्यवसायिक के लिए हम इंग्लिश के अंदर कॉमर्शियल शब्द काम में लेते हैं तो कॉमर्शियल शुगर, ये सब इसी के नाम होते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब सर आपने ये तो बता दिया कि इसके इतने सारे नाम होते हैं, इसका जल अपघटन भी हो गया जिससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त हो गया, लेकिन अभी तक आपने ये नहीं बताया कि इसको हम प्राप्त कहाँ से करेंगे। जब हमें प्राप्ति का स्रोत पता चलेगा तभी तो ये सारी क्रियाएं होगी ना। तो नोट डालकर लिख लेना, इसके प्राप्ति के स्रोत, इसको हम कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कहाँ कहाँ से कर सकते हैं इसको। तो इसको हम प्राप्त कर सकते हैं एक तो कहाँ से, गन्ने से। एक तो इसको हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं साथियों, गन्ने से प्राप्त कर सकते हैं। और कहीं से प्राप्त कर सकते हैं तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, और उसका नाम क्या हो जाएगा, चुकंदर। क्या नाम हो जाएगा साथियों, चुकंदर। इन दोनों से हमें आसानी से सुक्रोज प्राप्त हो सकता है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। इवन और यदि मैं बात करूं साथियों तो गन्ने से भी अधिक हमें जो सुक्रोज की जो मात्रा होती है वो चुकंदर के अंदर मिल सकती है, ठीक है ना। चुकंदर या फिर चुकंदर एक ही बात है, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से जो अपने को याद रखने हैं। लगभग सारी चीज आपने देखी हुई है, उसको बस महसूस करना है और उसी को एक बार हमें रिकॉल करना है और थोड़ा सोचना है कि कहाँ पर कौन सी चीज हमने प्रयोग की है, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने माल्टोज की तरफ, माल्टोज पर चलते हैं। अब हमको क्या कराना है, इस माल्टोज का क्या कराना है साथियों, जल अपघटन कराना है। इस माल्टोज का हमें क्या कराना है, जल अपघटन कराएंगे, ठीक है। अब जैसे ही हम इस माल्टोज का क्या कराएंगे साथियों, जल अपघटन कराएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न आता है, इस माल्टोज का जो जल अपघटन होता है वो किस एंजाइम की उपस्थिति में होता है। तो यहाँ पर मैं एंजाइम की बात करूं साथियों तो वो हो जाएगा यहाँ पर अपने माल्टेज। एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा साथियों, माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ये अपना जो माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में माल्टोज ब्रेकडाउन होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, माल्टेज, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। अब ये जो माल्टोज जो होता है ये किसमें टूटता है, माल्टोज का जब अपघटन हो जाएगा, जल का अपघटन हो जाएगा तब ये किसमें टूटेगा, तो ये टूटेगा अपने ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूटेगा। किसमें टूटेगा साथियों, ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूटेगा। किसमें टूटेगा, 2 ग्लूकोज के अणु में टूटेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट वन बात करें साथियों, इसका उपनाम की हम बात करते हैं, ठीक है ना। अब इसी के अंदर हम बात करते हैं साथियों इसके उपनाम की। तो यहाँ पर मैं साथियों इसके उपनाम की बात करूं तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इसका पहला जो उपनाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका पहला उपनाम हो जाएगा अपने पास में यहाँ पर माल्टोज को हम बोलते हैं साथियों माल्ट शुगर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं साथियों, माल्ट शुगर के नाम से जानते हैं, माल्ट शुगर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। माल्ट शुगर इसको क्यों कहते हैं, याद रखना, अगर हमें शराब बनानी है, इससे जब मैंने आपको प्लांट रेस्पिरेशन के अंदर एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाया था उसके अंदर प्लांट हार्मोन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो जिब्रेलिक एसिड जो होता है वो जो एक अल्फा एमाइलेज को सक्रिय करता है, किसको करता है, अल्फा एमाइलेज को सक्रिय करता है। और स्टार्च जो होता है वो किसमें टूटता है, माल्टोज में टूटता है। और माल्टोज से ही हम आगे जाकर जो शराब इंडस्ट्री जो होती है या फिर हम बात करें वाइन इंडस्ट्री जो होती है वहां पर शराब में इसी का उपयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, माल्ट शुगर के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट एक ही नाम है जो अपने को ध्यान रखना।
अब इसको नेक्स्ट वन हम इसके अंदर बात करते हैं, इसको हम कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, इसको हम कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके मैं प्राप्ति के स्रोत की बात करूं साथियों, तो इसको हम प्राप्त कर सकते हैं अंकुरित अनाज के बीजों से। अंकुरित अनाज के बीज से इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। अंकुरित अनाज के जो बीज होते हैं, यानी कि जो हाल ही में जो जर्मिनेटेड जो सीड होते हैं, यानी कि मान लीजिए कोई किसान है, वो किसान बीज लेकर आता है और उसको जैसे ही वो सोविंग के लिए जमीन के अंदर डालता है, जैसे ही वो जमीन के अंदर डालता है तो 2 या 3 दिन बाद में हम यदि मिट्टी को थोड़ा हटाकर देखते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ हमें अंकुरित हुए अनाज के बीज दिखाई देते हैं, और उन बीजों को यदि हम खाते हैं तो उसके अंदर अपने को माल्टोज शुगर अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक दो आप नाम लिख लीजिए। एक तो हो जाएगा जौ, ठीक है ना, जौ में हमको माल्टोज देखने को मिलता है, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त यहाँ पर याद रखना है आपको ज्वार, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त याद रखना बाजरा, ठीक है ना, ये याद रखना, जो ज्वार बाजरा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब हम चलते हैं साथियों लैक्टोज के ऊपर। कहां पर चलते हैं साथियों? लैक्टोज पर। तो लैक्टोज में भी वही कहानी हो जाएगी। सबसे पहले हम क्या कराएंगे, लैक्टोज का जल अपघटन कराएंगे। क्या कराएंगे साथियों? लैक्टोज का जल अपघटन हमने करवाया है इसका। अब जैसे ही हम इसका जल अपघटन कराएंगे तो ये किस में ब्रेकडाउन होगा? तो ये ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज, ये ब्रेकडाउन होगा साथियों एक तो ग्लूकोज के अंदर, और एक ये ब्रेकडाउन होगा गैलेक्टोज के अंदर। किसके अंदर साथियों? गैलेक्टोज के अंदर। किसके अंदर ब्रेकडाउन होगा साथियों? ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर ये ब्रेकडाउन होगा। बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से याद कर रहे हैं हम, ठीक है ना। जल अपघटन होगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। अब ये किस एंजाइम की प्रेजेंस में ये सारा काम होगा? तो यहां पर एंजाइम का नाम याद रखना साथियों, लैक्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम साथियों? लैक्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम साथियों? लैक्टेज एंजाइम, ठीक है ना। लैक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये ब्रेकडाउन होता है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर हम अगला पॉइंट की बात करते हैं। इसका जल अपघटन हो गया और हमको ग्लूकोज और गैलेक्टोज प्राप्त हो गया, ठीक है। अब हम इसके बात करते हैं उपनाम की। इसका हम बात करते हैं साथियों उपनाम की। उपनाम की यहाँ पर हम बात करें साथियों, तो इसका उपनाम जो होता है वो होता है लैक्टोज को हम बोलते हैं साथियों मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं। किस नाम से साथियों? मिल्क शुगर या फिर दुग्ध शर्करा के नाम से इसको जानते हैं। किस नाम से साथियों? मिल्क शुगर के नाम से इसको जाना जाता है। अक्सर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा हुआ है कि ऐसी कौन सी शर्करा है जिसको दुग्ध शर्करा या फिर मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं, तो वो हो जाएगा अपना लैक्टोज, ये ध्यान रखो, ठीक है ना। और इसी शर्करा को हम जानते हैं ब्रेन डेवलपमेंट शुगर के नाम से। किस नाम से साथियों? ब्रेन डेवलपमेंट शुगर के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। इसको हम किस नाम से जानते हैं साथियों? ब्रेन डेवलपमेंट शुगर के नाम से जानते हैं। अब ये ब्रेन डेवलपमेंट शुगर इसको क्यों कहा जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा साथियों। इसका जो प्रयोग होता है ज्यादातर, और अगर आपसे पूछे ब्रेन डेवलपमेंट शुगर में भी कौन आएगा, अभी मैं इसका कारण भी बताऊंगा आपको। ब्रेन डेवलपमेंट शुगर में याद रखना ग्लूकोज आएगा या फिर गैलेक्टोज, तो उस केस में याद रखना गैलेक्टोज आएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। कौन आएगा साथियों? गैलेक्टोज आएगा। कौन आएगा साथियों? गैलेक्टोज आएगा, ये ध्यान रखना। जो गैलेक्टोज जो होता है इसका मुख्य काम होता है मस्तिष्क का विकास, अर्थात यानी कि अगर कोई बच्चे का जन्म हुआ है और उस बच्चे को यदि बचपन के समय में या फिर उसके शुरुआती जीवन की अवस्था में यदि उसको माता का दूध अगर नहीं मिल पाता है, यानी कि उसकी माँ का दूध नहीं मिल पाता है, तो उसकी वजह से वो जो बच्चा जो होता है वो मंदबुद्धि पैदा हो जाता है या फिर मंदबुद्धि हो जाता है। और उसका मुख्य कारण क्या है? तो उसको ग्लूकोज या गैलेक्टोज नहीं मिल पाता, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इसीलिए अगर वो उसको गैलेक्टोज नहीं मिल पाता है तो वो मंदबुद्धि हो जाता है, और आने वाला जो भी उसका जो समय होता है, यानी कि उसका जो फ्यूचर जो होता है वो धीरे धीरे एक तरह से हम कह सकते हैं वो अंधकार की तरफ चला जाता है। क्योंकि शरीर का विकास तो होता रहेगा, लेकिन अगर मस्तिष्क का विकास नहीं होता है तो उस दौरान व्यक्ति जो होता है वो जीवित होते हुए भी मरे हुए के रूप में उसको काउंट किया जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका उपनाम क्या हो जाएगा? एक तो ब्रेन डेवलपमेंट शुगर कहते हैं और इसको मिल्क शुगर कहते हैं। अब इसको हम कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? तो इसको हम 2 जगह से प्राप्त कर सकते हैं साथियों। 2 जगह कौन कौन सी हो जाएगी? एक तो हो जाएगा यहाँ पर साथियों अपने माँ का दूध, ठीक है ना। एक तो इसको हम प्राप्त कर सकते हैं कहाँ से? लैक्टोज को माता के दूध से प्राप्त कर सकते हैं। और ध्यान रखना माता का जो दूध होता है, यानी कि मानव में जो फीमेल का जो मिल्क होता है उसके अंदर लगभग 6.97%
लैक्टोज होता है। सबसे अधिक लैक्टोज की जो मात्रा होती है वो अपने माँ के दूध में ही होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। सबसे अधिक जो लैक्टोज की जो मात्रा होती है साथियों वो किस में होती है, तो माँ के दूध में होती है, ठीक ना, ये ध्यान रखना। 6.97% जो आपको पता होना चाहिए। और इसको कहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं, तो इसको हम मवेशी से प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ से, मवेशी से। कौन कौन से, तो इसमें मुख्य रूप से आपको एक तो याद रखना है भैंस, ठीक है ना। और भैंस के अंदर जो लैक्टोज की जो मात्रा होती है वो होती है 5.48%, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। 5.48% होती है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर यदि हम साथियों गाय की बात करें तो गाय के अंदर जो इस लैक्टोज की जो मात्रा होती है वो होती है अपने पास में लगभग 4.98%, 4.98% होती है, जो आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट है प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, तो इसके ऊपर आप लगा लीजिए 5 स्टार, ठीक है ना। इसके ऊपर 5 स्टार लगा लेना। हर एक पॉइंट प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बिल्कुल मैंने आपको सिस्टमेटिक ढंग से और अपने दैनिक जीवन में व्यवहार के आधार पर इन सारी चीजों को मैंने बताने का प्रयास किया। अब यहाँ पर हमने केवल अभी तक किसकी चर्चा की है, केवल और केवल हमने डाइसैकेराइड के बारे में चर्चा की है। यानी कि यदि हम पिछले स्लाइड की बात करें तो इसके अंदर हमने सुक्रोज को देखा, माल्टोज को देखा और लैक्टोज, इन सभी के बारे में हमने चर्चा की। लेकिन अभी तक हमने रेफिनोज, स्टेक्योज और वर्बेस्कोज के बारे में अभी तक कुछ भी चर्चा नहीं की। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब रेफिनोज का जल अपघटन होता है तो यह कौन सी 3 मोनोसेकेराइड की इकाइयों में टूटता है, कौन सी 3 मोनोसेकेराइड की इकाइयों में टूटता है। तो अपने पास में ये जो साथियों रेफिनोज जो होता है ना साथियों, रेफिनोज जो होता है ये टूटता है अपने पास में गैलेक्टोज, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, इसमें टूटता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। जो अपने पास में रेफिनोज जो होता है ना साथियों ये टूटता है अपने गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के अंदर टूटता है। अब नेक्स्ट वन हम बात करते हैं साथियों स्टेक्योज की। किसकी बात करते हैं साथियों, स्टेक्योज की। यहाँ पर हम बात करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। स्टेक्योज जो होता है ये कितनी मोनोसेकेराइड की इकाइयों में टूटता है, 4 मोनोसेकेराइड की इकाइयों में टूटता है। कितनी, 4 मोनोसेकेराइड की इकाइयों में टूटता है। तो 4 कौन कौन सी हो जाएगी, तो इसके अंदर ध्यान रखना 2 इकाइयां, दो ध्यान से सुनना, 2 इकाइयां तो किसकी होगी, गैलेक्टोज की होगी। 2 इकाइयां तो किसकी होगी साथियों, गैलेक्टोज की होगी। 2 इकाइयां तो गैलेक्टोज की होगी प्लस इसके अंदर बाकी वो कवर हो जाएगा सेम ग्लूकोज होगा, ठीक है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर होगा अपने पास में फ्रक्टोज। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अपने पास में क्या होगा साथियों, फ्रक्टोज होगा। क्या होगा साथियों, फ्रक्टोज होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं साथियों वर्बेस कोज की। तो वर्बेस कोज के अंदर ध्यान रखना है आपको, वर्बेस कोज जो होता है इसके अंदर 2 इकाइयां तो किसकी होगी साथियों, 2 इकाइयां तो इसके अंदर होगी साथियों अपने गैलेक्टोज की। किसकी, 2 इकाइयां तो होगी इसके अंदर गैलेक्टोज की, 2 इकाइयां गैलेक्टोज की प्लस 2 इकाइयां इसके अंदर होगी अपने ग्लूकोज की। 2 इकाइयां किसकी होगी साथियों, ग्लूकोज की। 2 इकाइयां ग्लूकोज की होगी प्लस यहां पर अपने फ्रक्टोज जो अकेला रहेगा, ठीक है ना, फ्रक्टोज अकेला रहेगा। फ्रक्टोज यहां पर क्या रहेगा साथियों, अकेला रहेगा। तो ये इस प्रकार से हमने जो ओलिगोसेकेराइड है अपना उसके चारों के चारों जो प्रकार होते हैं उनके उदाहरण के अंदर कौन कौन सी मोनोसेकेराइड की इकाइयां होती है वो सारा का सारा हमने यहाँ पर देखा, ठीक है ना। एक बार तुरंत हम रिवीजन कर लेते हैं सारा इसी स्लाइड पे। सुक्रोज जो होता है ये बनता है अपने ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। माल्टोज जो होता है ये ग्लूकोज की 2 इकाइयों से बना होता है, ठीक है। लैक्टोज जो होता है ये बना होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। और ये सारी की सारी जो चीजें हैं हमने इस स्लाइड में देखी थी, ठीक है ना। सारी की जो सारी चीजें हैं वो हमने इस स्लाइड पर देखी थी, जो आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आज का ये जो अपना जो सेशन होता है वो यहीं पर समाप्त होता है। ओलिगोसेकेराइड है छोटा सा, लेकिन इसके अंदर जो डाइसेकेराइड का जो प्रकार है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने लिए। और इनको थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिएगा। और मैं हमेशा कहता हूँ लिख लिख कर याद कीजिए ताकि आपको चीजें लंबे समय तक और आपके अनुपयोगी रूप से याद रहे, ठीक है ना। मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन के अंदर पॉलीसेकेराइड के साथ में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को ऐसे जारी रखिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा है। अच्छा लगा है तो अपने साथियों के साथ में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।